उच्च शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 60 प्रश्न साइंस सब्जेक्ट से शामिल होगा। इन 60 प्रश्नों में 20 प्रश्न फिजिक्स से, 20 प्रश्न केमिस्ट्री से और 20 प्रश्न बायोलॉजी से शामिल होंगे। आज हम बायोलॉजी के 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। जूलॉजी 2 रूट वर्ड से मिलकर बना है, जू और लॉजी से। जू का मतलब जंतु होता है और लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। इस तरह हमें ऐसे ऑप्शन को चुनना होगा जिसमें जू अर्थात जंतु शामिल हो। ये जंतु जीवित और मृत भी हो सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जानवरों अर्थात जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा ब्रांच है, जिसके जनक फादर अरस्तु माने जाते हैं। जूलॉजी शाखा के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन या सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में कुछ कंटेंट दिया गया है और दूसरे सूची में उसकी अध्ययन की शाखाएं दी गई है। ठीक है, पहले इन्हें मिलान कर देखते हैं। पंछी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ए का 3 हो गया। वंशागति का अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। बी का 4 हो गया। पर्यावरण हम इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। A3B4C2D1 3421, यहाँ पर 3421 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ सुमेलित कर दिखाया गया है, पंछी ऑर्निथोलॉजी, वंशागतिकी जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह पूछा गया। ऑप्शन ए है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका विस्तार रूप से बताया गया है। फ्रेनोलॉजी में हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता अर्थात कमी बीमारी का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, जो कि हमारा आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन, घास के बारे में अध्ययन करना एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलेकोलॉजी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी
एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी। यहाँ विस्तृत रूप से इसकी शाखा और उसके अध्ययन के बारे में बताया गया है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में हम मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये हमारा आंसर हो गया। और पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। मैलेकोलॉजी में हम मोलास्का और उसके खोलो अर्थात सेल्स का अध्ययन करते हैं मैलेकोलॉजी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनसंख्या और मानव समुदायों के आंकड़ों से संबंधित अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यह पूछा गया है। पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के अंतर्गत भी अध्ययन नहीं किया जाता। जननांकिकी और रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को तो ऐसे ही हटा दो, ये वायरस विज्ञान है, सॉरी वायरस विज्ञान को तो ऐसे ही हटा दो, ठीक है। और जननांकिकी, जननांकिकी के अंतर्गत हम जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान में पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी में जेनेटिक्स के जीन से संबंधित अध्ययन, डीएनए, आरएनए, वंशक गतिकी, इस प्रकार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जननांकिकी में हम जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया इसी से संबंधित। जननांकिकी, डेमोग्राफी, जननांकिकी को क्या कहा जाता है? ये इंग्लिश में इसका नाम पता होना चाहिए आपको। इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। के अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा इनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या की आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन, परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है जननांकिकी डेमोग्राफी में। ये विस्तृत अध्ययन होता है, ठीक है, किसका? जनसंख्या का और मानव समुदायों का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन। वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? दिए गए ऑप्शन है इथनोलॉजी, एथनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, इथनोलॉजी, ठीक है। संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में क्या किया जाता है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। कोई एक विशिष्ट संस्कृति को उठा लेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करना, इथनोग्राफी। लेकिन इथनोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। एथिक्स, नैतिक आचरण एवं कर्तव्य को मनोवैज्ञानिक अध्ययन एथिक्स है ये तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से समझना। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को, जो हम जैविक जगत में कार्य, गुण और पद्धति का जो अध्ययन कर रहे हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को हम मशीनी जगत में उपयोग कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्री। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, बायोनिक्स। इसका डिस्क्रिप्शन है, बायोनिक्स तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग, ये अध्ययन बायोनिक्स कहलाता है, ठीक है। और बायोनोमिक्स में क्या करते हैं?
जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। बायोनॉमी में जीवन के नियमों लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं पूछा गया हमसे। दिए गए ऑप्शन है जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम ना तो जंतु जीवाश्म का अध्ययन करते हैं और ना ही शैवाल का अध्ययन करते हैं और ना ही फफूंदी का। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति के बारे में कुछ बताया गया है। पैलियो बॉटनी या पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। किसको? प्रोफेसर बीरबल साहनी को। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। हमारा आंसर है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर में हम किसका पालन करते हैं या किसका अध्ययन करते हैं? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इस स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर। हार्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है सेरीकल्चर में, जो कि हमारा आंसर है। फ्लोरिकल्चर में सजावट के लिए जो पुष्प आता है ना, उसका अध्ययन करते हैं हम फ्लोरिकल्चर में। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पिस्सीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है, एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एक तरफ खेती दिया है और दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया गया है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होता है, ये हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा है। फलों की खेती फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती केवल हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता, ये सुमेलित नहीं होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए। और हमसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और फलों की खेती तो पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एक बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत फलों की कृषि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलेरिकल्चर और फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, ये तीनों शामिल होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए जो काम आते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊपर हमने अभी डिस्क्रिप्शन में देखा है, सब्जी के लिए जो कृषि होता है उसे ओलेरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर। ऑप्शन डी ओलेरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों से संबंधित, पोमोलॉजी में फलों से संबंधित और हार्टिकल्चर में तो ये तीनों शामिल होता है, सब्जी की कृषि और फलों की कृषि और ये ओलेरिकल्चर, तीनों शामिल होता है इसमें। लेकिन हमसे पूछा गया सब्जी के लिए जो कृषि होता है उसको क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओलेरिकल्चर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एपीकल्चर शहद से संबंधित है ये, और सेरीकल्चर सिल्क वर्म से संबंधित है। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर लाख का कीड़ा, ये इससे संबंधित नहीं है पिस्सीकल्चर, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पिस्सीकल्चर ये लाख के कीड़ा का अध्ययन नहीं किया जाता है इसके। हार्टिकल्चर फूल और फल से संबंधित कृषि, हॉर्टिकल्चर ये भी सही है, ठीक है। ये पिस्सीकल्चर सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पिस्सीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मछली पालन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ दिया गया है, ठीक। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। लेक्सिकोग्राफी को क्या कहा जाता है? शब्दकोश का संकलन कहा जाता है। हमसे क्या पूछा गया? सुमेलित है पूछा गया है। लेक्सिकोग्राफी ये सुमेलित है। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, ये गलत है। एंटोमोलॉजी ये तो गलत हो गया। आइकोनोग्राफी ये भी गलत है, ठीक है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत तो कीटों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आइकोनोग्राफी में हम मूर्ति वगैरह चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन एवं संयोजन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन को कहा जाता है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं एवं चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी फिर से पूछा गया है, ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन में ही पढ़ा है, और हमारा अगले प्रश्न का आंसर भी था। लेक्सिकोग्राफी में हम शब्दकोश का संयोजन या संग्रह का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संयोजन होता है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है विटीकल्चर में? विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसका उत्पादन किया जाता है अंगूर का। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है जी, यह इसका डिस्क्रिप्शन है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? संवर्धन मतलब विकास करना होता है, ठीक है। विकास करना होता है, वृद्धि करना होता है, और सामने में कीट जुड़ा है, तो सामान्य सा बात होगा कीटों के संवर्धन एवं विकास से संबंधित होगी शाखा। ऑप्शन क्या क्या दिया है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ये सही होना चाहिए। जंतु ये गलत है। मछलियाँ ये भी गलत है। कीटों को मारने का ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन होता है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है, ठीक है। केंचुओं को कृषकों का मित्र क्या कहा जाता है? केंचुओं को कृषकों का मित्र भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है पूछा गया है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, डेथ वर्म, अर्थ वर्म। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, अर्थ वर्म होता है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है पूछा गया है, और दिए गए ऑप्शन है मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का, आनुवांशिकता एवं विचरण का। अगर ऑप्शन में आनुवांशिकता और विचरण ना दिया है तो हमारा आंसर डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना, जीन का अध्ययन जेनेटिक्स का अध्ययन कहलाएगा। लेकिन जब डीएनए और आनुवांशिकता और विचरण या आनुवांशिकता से संबंधित कुछ चीज़ दिया है तो हमारा आंसर आनुवांशिकता और उससे संबंधित कुछ भी चीज़ दिया होगा वो होगा। यहाँ पर डीएनए एक सिंगल एंटिटी हो जाता है, तो इसका आंसर डीएनए नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ डीएनए, आरएनए, जीन और एनालिसिस या अध्ययन के बारे में बात करता तो हमारा आंसर ये हो सकता था। लेकिन जेनेटिक्स में डीएनए, आरएनए, जीन और पेडिग्री एनालिसिस होता है,
इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण एनालिसिस ये हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन में जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागतिकी व विचरण वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। वेरिएशन कहने का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पिता से पुत्र में और अलग अलग स्प्रिंग्स में डीएनए आरएनए का किस तरह विचरण होता है, वेरिएशन होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। अगला प्रश्न है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत एजिंग का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, एजिंग का अध्ययन किया जाता है, अर्थात आयु, बुढ़ापा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। तो शिशु ये तो गलत हो जाएगा, महिला ये भी गलत हो जाएगी, त्वचा की बीमारी ये भी गलत हो जाएगी, वृद्ध को हम बुढ़ापा के रूप में ले सकते हैं या एजिंग के रूप में ले सकते हैं। जेरेंटोलॉजी में एक एजिंग से संबंधित, जैसे कोई शिशु है, ये शिशु अपने बुढ़ापा को कैसे प्राप्त करेगा, इनके बीच की अवधि के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एजिंग से संबंधित चीज़ों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।